गुड आफ्टरनून क्लास 10। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। लास्ट क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स देख लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। द फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विथ एसिड्स। बेस जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आप सब जानते हैं। ये हमने इसमें भी देख लिया था, एसिड्स के केसेस में भी देख लिया था कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब एक बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। इट विल गो अंडर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिस react with acids, bases reacts with acids to undergo neutralization reaction, to undergo neutralization reaction, neutralization reaction forming salt and water, forming salt and water। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। बेसिस, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH aqueous, HCl aqueous, NaCl बनेगा, सॉल्ट है aqueous प्लस वाटर H2O। वाटर को एक्वस नहीं लिक्विड लिखते हैं, उसी में तो सॉल्यूशन बनता है, तब हम उसको एक्वस बोलते हैं। ये है हमारा सॉल्ट, ये है हमारा बेस और ये है हमारा एसिड। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, NaOH एक्वस प्लस H2SO4 एक्वस गिव्स Na2SO4 plus H2O. Correct? This is salt, this is aqueous. This is sodium chloride, this is sodium sulfate. Sodium hydroxide, sulfuric acid, hydrochloric acid, sodium hydroxide. Clear है सबको? ना। CaOH whole 2 aqueous plus HCl aqueous gives CaCl2 aqueous plus H2O liquid। ये है हमारा सॉल्ट। ये है हमारा सॉल्ट। क्लियर है सबको? जब एक बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, जस्ट एज इन द केस ऑफ एसिड्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ जब एक बेस रिएक्ट करता है तो क्या करता है? Reaction of metals, reaction of bases with metals। देखो बेटा, ज्यादातर मेटल्स जो हैं वो तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स। ज्यादातर बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली मेटल्स ही तो हमारे हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, जिनको हम बेसिस कहते हैं। जो मेटल के ही जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको हम बेसिस कहते हैं, या वाटर सॉल्युबल बेस है तो हम उसको अल्कली कहते हैं। तो एक तरह से तो हम एक मेटल का रिएक्शन एक मेटल के साथ करा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसे मेटल्स जो बेस और एसिड के साथ तो बहुत इजीली मेटल रिएक्ट कर जाता है, लेकिन बेस के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं एम्फोट्रिक मेटल्स। हम बताते हैं अभी। मेटल्स रिएक्ट, जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं, मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जैसे NaOH प्लस Zn, ये बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। दिस इज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट एक्चुअली जो हमारे कुछ मेटल्स हैं, जिंक है, एल्यूमिनियम है, टिन है, लेड है, कॉपर है, ये सब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे, या ऐसे मेटल्स हैं हमारे विच आर एम्फोट्रिक इन नेचर। एम्फोट्रिक इन नेचर का मतलब है ये ऐसे मेटल्स हैं जो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और हमारे एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे मेटल्स जो बेस और एसिड्स दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं एम्फोट्रिक मेटल्स। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं एम्फोट्रिक इन नेचर और इसी वजह से वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ टू अगेन फ्रॉम सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। NaOH प्लस एल्यूमिनियम, ये बनाएगा NaAlO2 प्लस H2। NaAlO2 प्लस H2, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, लेड, ये सब कुछ ऐसे मेटल्स हैं विच आर एम्फोट्रिक इन नेचर। एम्फोट्रिक इन नेचर का मतलब है ये दोनों बेस और एसिड्स दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ। मोस्ट मेटल्स do not react, most metals do not react with bases, most metals do not react with bases, but other called amphoteric metals, amphoteric metals may form salt with bases। एम्फोट्रिक मेटल्स में हमारे एम्फोट्रिक मेटल्स के एग्जांपल्स में हमारे आएंगे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड और एंड बेरिलियम। ये है हमारे एम्फोट्रिक मेटल्स। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, लेड एंड बेरिलियम, दीज आर आवर एम्फोट्रिक मेटल्स। ये ऐसे मेटल्स हैं जो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें और एग्जांपल्स हम लोग अभी देख लेते हैं। और एग्जांपल्स हम लोग आगे देखते हैं। इसमें Al प्लस KOH प्लस H2O, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज एल्यूमिनियम। ये बनाएगा हमारा KAlOH4 प्लस 3H2। ठीक है। एक और हम देखते हैं बेरिलियम का, Be बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनाएगा
ठीक है। Al plus NaOH plus H2O। क्लियर है सबको? क्लियर है ये? तो when bases react with some amphoteric, there are some metals which are called amphoteric metals, and when bases reacts with these amphoteric metals, they form salt and water. Amphoteric metals are those metals which can react both with an acid and a base. Now next reaction. The next reaction is reaction of bases with non-metal oxides. 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 Non-metal के oxides के साथ जब base react करेंगे तो क्या बनेगा? Bases when react with non-metallic oxides, bases when react with non-metallic oxides produce metal salt. मेटल का सॉल्ट बनाएगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा. मेटल सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, तो जैसे 2NaOH प्लस CO2. कार्बन एक नॉन मेटल है और ये कार्बन का ऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड. इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस H2O. ये बैलेंस इक्वेशन है आपका. ये हो गया हमारा एक्वस, ये हो गया हमारा एक्वस. उसी तरह आप देख लो CaOH होल 2, ये हो प्लस CO2. ऑब्वियसली CO2 गैस है, ये बनाएगा CaCO3 प्लस H2O. ठीक है. अच्छा एक बात, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं बेस के साथ और बना रहे हैं सॉल्ट. नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म सॉल्ट विथ बेसेस. करेक्ट. और हम जानते हैं कि when base reacts with an acid it forms salt. correct. non-metal oxides form salt with bases. और हम जानते हैं कि बेस जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है. therefore non-metallic oxides are acidic in nature. Therefore, non-metallic oxides are acidic in nature. समझ में आ गई बात सबके? हम जानते हैं कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि नॉन-मेटल ऑक्साइड्स बेस जब नॉन-मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है. इट मीन्स ये नॉन-मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं. हेंस नॉन-मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. Next reaction is reaction of bases with heavy metal salts. Heavy metal salts. Reaction of bases with heavy metal salts. Reaction of
bases with heavy metal salts. Bases plus heavy metal salts. They will form precipitate of insoluble metallic hydroxide. Precipitate of insoluble metallic hydroxides. मेटालिक हेवी मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिकली दे आर इनसॉल्युबल. तो जब एक बेस हेवी मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करता है तो दे फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ insoluble metallic hydroxide. It is just a double displacement reaction. It is just a double displacement reaction. It is just a double displacement. याद है या भूल गए? It is just a double displacement reaction in which metal ions are exchanged. In which metal ions are exchanged. In which metal ions are exchanged. In which metal ions are exchanged between salt and base in aqueous solution. In aqueous solution जो भी रिएक्शन है वो aqueous solution में हो रहा है. देखो जिंक सल्फेट ये एक हेवी मेटल का सॉल्ट है और इसको जब हम एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इट विल फॉर्म Na2SO4. ये सिर्फ प्लस ZnOH2 and this is a white precipitate. देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये एक हेवी मेटल का सॉल्ट है और ये हमारा एक बेस है. हेवी मेटल का सॉल्ट और हमारा बेस, जब एक हेवी मेटल का सॉल्ट और एक बेस रिएक्ट करते हैं कुछ नहीं होता है. देयर इज जस्ट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये मेटल्स के जो आयन है दे गॉट एक्सचेंज. ये एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से पास. ये जो मेटल के आयन्स हैं सोडियम आयन और जिंक आयन दे गेट एक्सचेंज्ड. यहाँ एक्सचेंज हो रहा है और हमारे हेवी मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है. प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है मतलब कि वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है. वाटर में ये जो हाइड्रोक्साइड बना है, इट्स नॉट सॉल्ट, ये जो हाइड्रोक्साइड बन रहा है हेवी मेटल का, दीज हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. क्लियर है? जिंक हाइड्रोक्साइड इज व्हाइट इन कलर. एक एग्जांपल और ऊपर ही लिखती हूं. Copper sulfate CuSO4, copper sulfate CuSO4 aqueous plus NH4OH. This is ammonium hydroxide, a base. ये दोनों जब रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा, देयर इज सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयंस. ये बना लेगा NH4 twice SO4 प्लस ये हमारा एक्वस में चला जाएगा और ये हमारा होगा CuOH2 और ये हमारा प्रेसिपिटेट के रूप में रह जाएगा लाइट ब्लू कलर का. ठीक है? कॉपर हाइड्रोक्साइड इज एन इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, सो इट विल form a precipitate of light blue color when copper sulfate reacts with a base ammonium hydroxide. क्लियर है? इसके साथ रिएक्ट करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें, लेकिन जो हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा आफ्टर द रिएक्शन दैट विल बी इनसॉल्युबल एंड इज लाइट ब्लू इन कलर. तीसरा एक एग्जांपल है हमारा फेरस क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. फेरस क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनाएगा हमारा सिंपल NaCl प्लस फेरस हाइड्रोक्साइड. फेरस क्लोराइड when reacts with sodium hydroxide it will form sodium chloride and a brown precipitate of ferrous hydroxide.
फेरस है, यहाँ ये फेरस है Fe, ये FeCl2 फेरस है, फेरिक नहीं है। आयरन 2 में रहता है, Fe+2, Fe+3, when it is in +2 it is known as ferrous, and when it is +3 स्टेट में रहता है तो हम इसको बोलते हैं फेरिक। यहाँ हमारा आयरन जो है वो +2 स्टेट में है। क्लास 9 पे आप लोगों को याद है मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना बताया था, तो हम क्या करते थे, ऊपर में जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट या जो वैलेंसी होती थी उसको हम सबस्क्रिप्ट में ले आते थे, याद है। तो अगर हम इसको क्लोरीन का होता है -1, ये प्लस माइनस को हम फॉर्मूला लिखने समय छोड़ देते थे और ये 1 आयरन का बन गया, ये 2 इसका बन गया। यहाँ देखो तो ये हुआ FeCl2, यानी आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, हेंस दिस इज फेरस क्लोराइड। क्लास 9 का याद है या सब भूल चुके आप लोग? This is ferrous chloride, and that's why the hydroxide formed, the insoluble hydroxide formed is a ferrous hydroxide. So when a base reacts with heavy metal salts, it forms a precipitate of obviously precipitate है तो insoluble होगा, it will form an insoluble metallic hydroxide. Clear है? So these were the reactions of bases, chemical reactions of bases. Let's move to next topic, corrosive nature of acids and bases. 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 हमारा ऊपर का टॉपिक खत्म हो चुका है, I will rub that. केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब वी विल मूव ऑन टू केमिकल रिएक्शंस, नहीं केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हमारे फिनिश हो चुके हैं। एंड नाउ वी मूव टू कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। Acids and bases are corrosive. Acids and bases are corrosive in nature. They damage or destroy. They damage or destroy the substance. They damage or destroy the substance with which they come in contact. With which they come in contact. एसिड और बेस दोनों का कोरोसिव नेचर होता है। कोरोसिव नेचर का मतलब वो जिस चीज के कांटेक्ट में आते हैं या तो उसको डैमेज कर देते हैं या उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बोथ एसिड्स एंड बेसिस, याद रखना एसिड का तो होता है सबको पता है, बट बेसिस आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आपके हाथ पे गिर गया आपका हाथ जल जाएगा। जस्ट लाइक एसिड आपके हाथ को खराब कर सकता है, उसी तरह बेस भी कर सकता है। बेसिस आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। क्लियर है? एसिड्स एंड बेस बोथ आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर मोर कोरोसिव। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस आर मोर कोरोसिव। Strong acids and bases are more corrosive, while weak acids and bases are less corrosive. बहुत ऑब्वियसली बात है बेटा, बेसिस स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है तो वो ज्यादा तकलीफ देंगे, वो ज्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे सामान को इन रेस्पेक्ट टू वीक एसिड्स एंड बेसिस। वीक एसिड में तो आपका एक एग्जांपल विनेगर भी, और विनेगर तो हमारे यहाँ खाने में यूज होता है, वी ईट इट।
तो विनेगर इज नथिंग बट अ वीक एसिड और उसमें भी डाइल्यूटेड फॉर्म है वीक एसिड का, एसिटिक एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस बहुत कोरोसिव होते हैं नेचर में, लेकिन वीक एसिड्स उनसे कम होते हैं। स्पेशली ऑब्वियसली अब उसमें भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उस एसिड का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। हमारे यहाँ घर में क्लीनिंग के प्रोसेस के लिए, टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह के प्रोसेस के लिए हाइड्रोक्लोरिक यूज किया जाता है एसिड। तो क्या वो दैट इज यूज टू क्लीन टॉयलेट्स वगैरह में, सब बहुत जगह यूज किया जाता है, काफी क्लीनिंग में यूज किया जाता है। वो जो रहता है बेटा दैट इज इन हाईली डाइल्यूटेड फॉर्म। स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोरोसिव नेचर है, इसलिए वो साफ कर देता है, लेकिन अगर वही स्ट्रॉन्ग होता वो तो वो काफी डैमेज कॉज करता हम जिस भी जगह को क्लीन करते हैं। बट इट इज हाईली डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एसिड। अगर एसिड उसमें 20% है तो पानी उसमें 80% की मात्रा में है। इस वजह से वो कॉन्सेंट्रेटेड होने वो स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी एक डाइल्यूटेड एसिड है, इसीलिए वो इन कंपैरिजन टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कम डैमेज करता है, या डैमेज नहीं भी करता है। जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है क्लीनिंग की वो बस उसको फुलफिल कर देता है। स्पेशली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, एंड बेसिस दोनों के साथ, ये बेस और एसिड दोनों के साथ एप्लीकेबल है। बेसिस आर मोर कोरोसिव, क्लियर है सबको? नेक्स्ट, generally dilute weak acids, एक तो वीक एसिड उसमें डाइल्यूट, generally dilute weak acids and bases are not corrosive। हम एसिटिक एसिड खाते हैं, are not corrosive, वो एक वीक एसिड है और डाइल्यूटेड फॉर्म में है। Dilute weak acids are found in fruits and vegetables, lactic acid, citric acid, dilute weak acids are found in fruits and vegetables, oxalic acid, ये सारे weak acids हैं और ये सारे के सारे diluted form में होते हैं fruits and vegetables में, ये हम खाते हैं। तो एक्चुअली डाइल्यूट वीक एसिड्स और बेस दोनों ही नॉन कोरोसिव होते हैं, उनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। एंड वी ईट देम इन आवर मील, because they are not corrosive, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड वीक एसिड और बेस होगा, डाइल्यूट नहीं, वीक एसिड हो लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड वीक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड वीक एसिड और बेस अगर है तो कोरोसिव होता है वो नेचर में। डाइल्यूट वीक एसिड्स आर नॉट कोरोसिव बट कॉन्सेंट्रेटेड वीक एसिड है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वीक एसिड एंड बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। क्लियर सबको? इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझने का तो ऐसा कुछ है नहीं मुझे लगता है जो नहीं समझ में आओ, पर फिर भी आप लोग अच्छे से इसको, सबको जो भी पढ़ाई हो रही है उसको आप अच्छे से देखो, समझो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।
Let's start acid rain. Acid rain. Acid rain. Due to air pollution, many harmful gases. Due to air pollution, many harmful gases, like NO2 and SO2, come into atmosphere. पहले लोग लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ. NO2 and SO2 from nitric acid, NO2 and SO2 form nitric acid and sulfuric acid on reaction with water. When rain droplets mix with these gases, when rain droplets mix with these gases present in atmosphere, they form acid rain. Acid rain cause damage to the historical monuments, cause damage to the historical monuments and other buildings. For example, ताजमहल पीला हो रहा है इसी रीजंस की वजह से, इसी एसिड के प्रेजेंस के कारण. ताजमहल which is made of marble, is getting damaged because of acid rain. Because of acid rain. It is getting damaged because of acid rain. क्या होता है, मार्बल जो है हमारा, मार्बल इज नथिंग बट CaCO3. तो मार्बल जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, और पता है कि बहुत इजीली हमारे कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट कर जाते हैं. याद है मेटल का एसिड्स का रिएक्शन, याद है मेटल कार्बोनेट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, और हमारा मेटल एसिड का जो हमारा ये है वो सॉल्ट बन जाता है. वहाँ सॉल्ट बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. वहाँ पे रिएक्शन याद है एसिड्स का, या भूल गए सब? अभी हमने पिछले ही क्लास में देखा था ना, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. तो मार्बल इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट. तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब एक एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर बनता है, और इसी वजह से तुरंत रिएक्ट कर जाता है मार्बल, और इसी वजह से ताजमहल धीरे धीरे खराब हो रहा है, कोरोड हो रहा है, जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एसिड्स इन द एटमॉस्फेयर. एक्चुअली ड्यू टू एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन क्या, हमारे व्हीकल से, हमारे ऑटोमोबाइल से, फैक्ट्री से डिफरेंट तरह के एग्जॉस्ट निकलते हैं, अनबर्न गैसेस निकलते हैं, बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, चाहे ऑटोमोबाइल्स में हो या फिर इंडस्ट्रीज से हो. तो उसमें हार्मफुल गैसेस में NO2 भी होते हैं, SO2 भी होते हैं, जो हमारे
एटमॉस्फेयर में मिक्स कर जाते हैं। अब हमारे यहाँ जब बारिश होती है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अगर हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये जो NO2 और SO2 गैस है ये उस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड या तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया तो यूं भी एसिड रेन हो जाता है, या फिर बारिश के दिनों में जब बहुत ज़्यादा वाटर हो गया तो वो जो NO2 और SO2 एटमॉस्फेयर में है वो उनके साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाएगा एंड इट विल फॉर्म विद द रेन एज एसिड रेन। अगर एसिड रेन आपकी स्किन पे पड़ गई तो आपकी स्किन भी खराब हो सकती है, आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। और हमारे बहुत सारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी ये एसिड रेन की वजह से बहुत सारा डैमेज पहुंच रहा है, जिसमें एक ताजमहल है पीला होता जा रहा है, ताजमहल का खराब होता जा रहा है। इसका रीजन ही यही है कि ताजमहल मार्बल से बना है और मार्बल इज नथिंग बट CaCO3, और यही CaCO3 जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे खत्म होके कुछ और में बदल रहा है। तो बहुत नेचुरल सी बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो रहा है, मतलब धीरे धीरे मार्बल उस जगह से खराब हो रही है। एंड हेंस एसिड रेन कॉजेज लॉट्स ऑफ डैमेज टू हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट इज एसिड और बेस का नेचर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड और बेस बिना वाटर के इन एब्सेंस ऑफ वाटर किस तरह बिहेव करेंगे? Acid and bases in absence of water. Acids and bases in absence of water. How acid and base will behave in absence of water? A dry acid does not dissociate, obviously बात है। A dry acid हमने पहले ही देख लिया था कि एसिड जब वाटर में रहेगा तभी it will dissociate into H+ ions. A dry acid does not dissociate into hydrogen ions. A dry acid does not dissociate. A dry acid does not dissociate into hydrogen ions. Into hydrogen ions. When we dissolve it with water, when we dissolve it with water, then it shows the acidic property. Then it shows acidic property. इसी रीजन से ड्राई HCl गैस, अगर HCl गैस में आप लिटमस से टेस्ट करो ड्राई HCl गैस, तो इट विल नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस, जस्ट बिकॉज की वाटर कंटेंट नहीं मौजूद होने के कारण इट कैन नॉट डिसोसिएट इनटू H+ आयंस। H+ आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेगा। देन इट शोज एसिडिक बिहेवियर। ड्राई HCl does not change the color, does not change the color of blue litmus paper, does not change the color of blue litmus paper to red, because a dry acid does not dissociate, because a dry acid does not dissociate, a dry acid does not dissociate into H+ आयन। H+ का मतलब ही आयन होता है, पर फिर भी हम लोगों की आदत है तो हम लिख देते हैं H+ आयन। दिस इज द कॉज, और इसी वजह से हम नॉर्मली जब भी
गैसेस को टेस्ट करते हैं तो हम लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों अगर ड्राई होगा तो वो टेस्ट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लिटमस को भी मॉइस्ट कर ले, पानी से गीला कर ले और उसको ड्राई HCl गैस के टच में भी ले आएंगे, तो पानी की मात्रा पानी के कांटेक्ट में आते ही जो HCl है वो H+ में डिसोसिएट करेगा एंड विल स्टार्ट शोइंग द एसिडिक बिहेवियर into H+ ions. This is the cause that a moist litmus paper, this is the cause that a moist litmus paper, is used to check the acidic or basic character of gas, to check the acidic or basic character of gas। बेटा याद रखिए कि कोई भी एसिड या बेस जो भी है, हमने शुरू में ही देखा था कि एसिड और बेस को अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी को शो करने के लिए उसको एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना होगा, बिकॉज ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट टू एसिड डिसोसिएट टू गिव H+ एंड बेस डिसोसिएट टू गिव OH-। इसी H+ और OH- के प्रेजेंस से हम एसिडिक और बेसिक का बिहेवियर पता चलता है व्हेन वी टेस्ट इट विद द लिटमस पेपर। ठीक है, तो लेकिन अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है, हमारा एसिड ड्राई है, बेस हमारा ड्राई है, सपोज इन गैसियस स्टेट, तब हम क्या करेंगे? इसी वजह से क्या किया जाता है, ड्राई स्टेट में तो वो H+ में डिसोसिएट नहीं करेगा, OH में डिसोसिएट नहीं करेगा, तो वी कैन नॉट टेस्ट। हम टेस्ट कैसे कर पाएंगे? वो देगा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं देगा। ड्राई स्टेट में है तो एसिड H+ में डिसोसिएट नहीं करेगा, बेस ड्राई स्टेट में है तो OH- में डिसोसिएट नहीं करेगा, और जब तक एसिड H+ में डिसोसिएट नहीं करे और बेस OH- में डिसोसिएट नहीं करे, वो एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर शो नहीं करता है। तो अब तो प्रॉब्लम ये है कि ड्राई अगर है वो या गैसियस स्टेट में है, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो सब्सटेंस इन क्वेश्चन है दैट इज एन एसिड और अ बेस? इसके लिए हम मॉइस्ट लिटमस पेपर यूज करते हैं। लिटमस पेपर को ड्राई ना रख के हम लिटमस पेपर को पानी के साथ थोड़ा सा गीला कर लेते हैं और फिर उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाते हैं जिसका कैरेक्टर हमें चेक करना है। तो जैसे ही अगर एसिडिक सब्सटेंस उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो जैसे ही मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में एक एसिडिक सब्सटेंस आएगा, the moment it comes in contact with the moist litmus paper, it will dissociate to give H+ ions, और जैसे ही H+ ions रिलीज होगा, हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, and thus it will show that the concerned substance, the concerned gas, the concerned compound is a acid। उसी तरह अगर हमारा जो बेस है वो भी ड्राई है, तो we will test it with the moist litmus paper, because as soon as the dry base comes in contact with the moist litmus paper, it releases the hydroxide ions, OH- ions, and as soon as it releases OH- ions, it starts changing the color of the red litmus paper to blue, showing that the concerned substance is a base। क्लियर है? तो अगर ड्राई चीज को हमें ड्राई एसिड या ड्राई बेस को चेक करना है, तो हमें हर हाल में हमारे लिटमस पेपर को मॉइस्ट करना पड़ेगा, तभी वो ये प्रॉपर्टी को शो करेगा। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट रिएक्शन ऑफ एसिड विद एगशेल। अच्छा बताओ, एगशेल के साथ मैं इसको लिखवाऊंगी नहीं, मुझे सीधे बताओ एगशेल। अगर एक एसिड एक एगशेल के साथ रिएक्ट करेगा, एगशेल अंडे का छिलका एगशेल के साथ रिएक्ट करेगा, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन? क्या होगा? एगशेल क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एगशेल? मार्बल के साथ तो मैंने बता दिया, अब आप एगशेल का बताओ मुझे कि व्हाट इज एन एगशेल। एगशेल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? द केमिकल एगशेल, बेटा एगशेल इज नथिंग, एगशेल इज CaCO3। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये किसी भी सिंपल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा
तो इट विल फॉर्म सॉल्ट CO2 प्लस H2O। क्लियर है? इट विल फॉर्म CO2 एंड H2O। तो अगर हम एगशेल के ऊपर, अगर हमको कहा जाए कि इफ वी पोर एसिड ओवर एगशेल तो व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन, तो हमें पता है एगशेल ये है, ये बनेगा, ये बनेगा। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, व्हेन वी पोर एसिड ओवर एगशेल बबल्स ऑफ CO2, आप एसिड पोर करोगे तो वहां बबल्स रिलीज होंगे, पानी बनेगा, उसमें CO2 बनेगा, तो वहां बबल्स निकलेंगे। तो वी विल ऑब्जर्व बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? एगशेल के ऊपर जब हम एसिड पोर करेंगे तो वी विल ऑब्जर्व या वी विल सी बबल्स ऑफ CO2 कमिंग आउट। क्लियर है? चलो, यहां तक तो हमारा था एसिड्स एंड बेसेस। लेट्स स्टार्ट सॉल्ट्स। Let's start salts. Salts. Salts are formed. Salts are formed when acid reacts with bases। ये तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट्स कैन बी डिफाइंड as chemical substances. Salts can be defined as chemical substances that are formed as a result that are, इसको हम डिफाइन अगर करेंगे तो हम कह सकते हैं salts can be defined as a chemical substance that are formed as a result of neutralization of acid by base। यानी acid plus base it will form salt। ठीक है? एक एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो दे विल अंडरगो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड का एसिड कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, बेस की बेसिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगी, और हमें जो रिजल्ट में केमिकल सब्सटेंस मिलेगा वो न्यूट्रल होगा कैरेक्टर में। लिटमस पे कोई भी चेंज शो नहीं करता है। इट विल अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड फॉर्म सॉल्ट। तो अच्छा, नाउ लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। फर्स्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होता है, पर जरूरी नहीं है कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो। कैसे, हम देखेंगे अभी। फर्स्ट सी न्यूट्रल सॉल्ट। salts produced of reaction between strong acid and strong base are neutral in nature। ठीक है? The pH value of such salts is equal to 7। That is pH स्केल हमें पढ़ना है बेटा, pH स्केल पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इतना जानो, वैसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है, दोनों की ताकत बराबर है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक ही ताकत वाले हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब दोनों एक ताकत वाले, एसिड की भी ताकत समान और बेस की भी ताकत समान, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है तो उसके रिजल्ट से जो सॉल्ट बनेगा वो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा। कंप्लीटली न्यूट्रल कहने का मतलब है कि अगर हम लिटमस से उस सॉल्ट को टेस्ट
टेस्ट करेंगे तो हमारे लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं आएगा, ना रेड लिटमस ब्लू होगा ना ही ब्लू लिटमस रेड होगा। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल पे ऐसे सॉल्ट्स का जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है। हमारा जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल हमारा जो हम पीएच स्केल 0 to 14 यूज करते हैं, दैट पीएच स्केल हैज बीन मेड इन कीपिंग इन माइंड वाटर। जब वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है कहीं भी, किसी का भी जब हम पीएच चेक कर रहे हैं तो हमें उसे किसी सॉल्वेंट में डाल के चेक कर रहे हैं, तो व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर, तो हम जो अभी पीएच स्केल यूज करते हैं 0 to 14, दैट पीएच स्केल हैज बीन मेड कीपिंग इन माइंड दैट द सॉल्वेंट इज वाटर। वो वाटर जब सॉल्वेंट में यूज होगा तब जो पीएच का रेंज है वो 0 to 14 आएगा। अगर सॉल्वेंट चेंज हो जाता है तो पीएच स्केल अलग होता है। लेकिन नॉर्मली जो भी हम टेस्ट करते हैं वो चूंकि हम वाटर एज अ सॉल्वेंट लेके यूज करते हैं, इसी वजह से हमारा जो पीएच स्केल हम नॉर्मल यूज करते हैं वो 0 to 14 वाला ही है। तो अगर उस स्केल पे हम न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच वैल्यू टेस्ट करते हैं तो पीएच वैल्यू उसकी 7 आती है। 7 का मतलब है कि वाटर एज अ सॉल्वेंट में हमने सॉल्ट को टेस्ट किया है, उसकी पीएच 7 आई है। इट मीन्स कि वो एक न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना वो बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। तो एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है उनको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स लिटमस में कोई भी चेंज शो नहीं करते हैं, वेदर इट इज रेड लिटमस और इट इज ब्लू लिटमस, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ द लिटमस व्हेन अ न्यूट्रल सॉल्ट इज टेस्टेड। न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जाम्पल में आप देखो, एग्जाम्पल में लेट मी रब फर्स्ट। लेट मी रब एग्जाम्पल्स में है हमारा NaCl, Na2SO4, KCl, etc. NaCl is formed after the reaction between NaOH strong base and HCl strong acid, correct? strong base and strong acid के रिएक्शन से हमारा NaCl बन रहा है। NaOH plus HCl, it gives NaCl plus H2O। सेकेंड देख लो हमारा Na2SO4, ये कैसे बना? ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और ये इसने बनाया Na2SO4 प्लस H2O। हमारा KCl देख लो, KCl बना KOH स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट फॉर्म KCl प्लस H2O। तो जो भी है ये हमारा न्यूट्रल सॉल्ट जो है, these neutral salts are formed after the reaction between a strong acid and a strong base, and such salts formed are called neutral salts just because these salts are neutral to litmus test। means इन salts को अगर litmus के साथ टेस्ट किया जाए तो neither they will turn blue litmus red nor they will turn red litmus blue, and on pH scale their value comes to be 7। 7 means neutral। 7 का वैल्यू जो होता है हमारे pH स्केल पे when water is a solvent, तो हमारा जो 7 का वैल्यू है that shows a neutral value, वो न्यूट्रल है। वहाँ 7 की अगर वैल्यू है किसी भी सब्सटेंस की तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल है,
मतलब ना वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना ही बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्लियर है सबको? तो या आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विथ बेसिक सॉल्ट्स। मतलब इसके आगे हम देखेंगे न्यूट्रल सॉल्ट है, इसके आगे हम देखेंगे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और भी सॉल्ट्स के और भी हम रिएक्शंस वगैरह देखेंगे। चलो टिल देन थैंक यू।